हेलो स्टूडेंट्स, जीएस एंड हिंदी हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं सईद आलम खान आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस कर रखा है स्टूडेंट्स, हिंदी वर्णमाला के पहले जो हिंदी ग्रामर का सिलेबस है वो हमने ऑलरेडी बता रखा है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हिंदी भाषा का विकास हुआ, हिंदी भाषा के विकास के बाद किन किन बोलियों का उदय हुआ, फिर उसके बाद हिंदी ग्रामर का जो पहला टॉपिक है वर्णमाला, उसके बाद अन्य टॉपिक इसी में जुड़ते चले जाएंगे। आज हम लोग शुरुआत हिंदी वर्णमाला से ही करेंगे। ध्यान देने वाला विषय यह है कि अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो ये जो हमारा टॉपिक आज शुरू होने जा रहे हैं जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला, बहुत अच्छे से समझिएगा। हिंदी वर्णमाला यह किन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, आज हम अपने पहले सेगमेंट को भी कंप्लीट करेंगे। तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है वह यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, बीएड, टेट, पेट जैसी अन्य सभी तरह के एग्ज़ाम्स या सी क्लास के यूपी ट्रिपल एस जिसे बोलते हैं, सारे पेपर्स में कहीं ना कहीं जो हिंदी का टॉपिक जुड़ा हुआ है, हिंदी ग्रामर का पोर्शन ऐड किया हुआ है, तो उसके लिए इस चैप्टर को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो हमने वर्णमाला शुरुआत करनी है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपने एप्लीकेशन जीएस एंड हिंदी हब पर डाउनलोड करके देख करके और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, कमान विद अ गुड होस्ट एंड अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डैट कि हम लोग पूरे दिलचस्पी के साथ इस टॉपिक को पूरा करेंगे। वर्णमाला, वर्णमाला इसी से एक शब्द जुड़ा हुआ है, वर्णमाला विचार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, आप बोर्ड पे देखिए, ऑर्थोग्राफी। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोग्राफी बोलते हैं। वर्ण विचार, वर्ण विचार यानी कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वर्णमाला कहते किसे हैं और फिर उस पर विचार किस तरीके से करना है। तो वर्ण ये माला जैसे गार्लैंड होता है, और वर्ण का मतलब हो गया अल्फ़ाबेट, यानी कि एक ऐसी माला, एक ऐसी चेन जो वर्णों के समूह के मिलने से बनी है। जैसे हमने देखा ना, माला में बहुत सारे मोती गुथे होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की माला, जैसे फूलों की माला तो फूल गुथे होते हैं। ठीक वही सेम कैटेगरी में यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स गुथे हुए हैं इस टेबल में, इस चार्ट में। तो वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स, गार्लैंड। अब इसका काम क्या है? वर्णमाला हम कहते हैं कि यह ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। क्या हुआ? अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण भाषा ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि भाषा में परिवर्तित होने से पहले हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं। एकदम ध्यान देना स्टूडेंट्स अच्छे से। अगर आपको थोड़ी भी समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें और पूछें हमसे क्वेश्चंस कि सर ये क्या होता है। तो उच्चारण हमने क्या बताया, जैसे ही हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण के दौरान ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसी ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है हम जिसको बोलते हैं वर्ण। तो क्या परिभाषा हुआ कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है ध्वनि, और इसी ध्वनि को जब हम लिखित रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो वह बन जाता है वर्ण। फिर से एक बार समझिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं, और इस ध्वनि को जब हम लिखित रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो डेट इज कॉल्ड वर्ण। अब हिंदी ग्रामर की बात करें, हिंदी वर्णमाला अल्फ़ाबेट्स की बात करें, तो कितने इस वर्णमाला के समूह में कितने वर्णों को समाहित किया गया है? तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कितनी बार कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण शामिल हैं। तो टोटल वर्णों की संख्या है 52। अब वर्णमाला को
हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें एक का नाम है स्वर और दूसरे का नाम है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, दो बातें हमें मिली वर्णमाला के अंतर्गत, स्वर व्यंजन। अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो वहाँ भी वी फाउंड दैट two types of categories. Number one, vowel, and second one is consonant. Consonant. स्वरों की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में है, कितने हैं? 5 हैं, A, E, I, O, U। वहीं जो रेस्ट वर्ण, रेस्ट अल्फ़ाबेट बन जाते हैं, उसको कॉन्सोनेंट में बदल देते हैं। हिंदी अगर व्याकरण में देखें तो भाषा हिंदी वर्णमाला में तहत हमने बताया कि कितने टोटल वर्ण हैं, 52। इन्हें दो भागों में बांटा गया, स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 है, जबकि जो बचे रह गए, यानी कि यहाँ जोड़िए 52 में से 11 माइनस कर दीजिए तो 1 और 4 1, यानी कि व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 41। तो तीसरा जो पॉइंट हमारे साथ बनता है कि स्वर कहते किसको है। ये तो साधारण सी बात है कि स्वरों की संख्या हो गई 11, व्यंजनों की संख्या हो गई 41। अब हम देख रहे हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो स्वर के अगर देखा जाए तो जिन वर्णों का उच्चारण, क्या हमने कहा कि जिन वर्णों का उच्चारण, वर्णों का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बिना व्यंजन की सहायता से हो, उसे ही हम स्वर कहते हैं। परिभाषा रटना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि कितने तरीके से हम इसको साधारण शब्दों में समझते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या कहा? स्वर किसे कहते हैं? तो स्वरों की संख्या क्या होती है? 11। दूसरा प्रश्न कहते किसको हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना व्यंजन की सहायता के हो, उसे ही हम स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर स्वतंत्र होते हैं स्वयं में। स्वर क्या हुए? स्वतंत्र होते हैं, यानी कि इनके उच्चारण में कहीं भी व्यंजन का इस्तेमाल नहीं होता है। अब अगला स्टेप ये हो गया कि आखिर ये जो स्वर हैं यह 11 है, तो वो कौन कौन से हैं, यानी कि पहचान कौन कौन सी है। तो बहुत ही आसान है, मेरा ख्याल है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, अ है तो आ हो जाएगा, ई है, उ है, उ है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ए, ऐ, ओ, औ, कितना हो गया स्टूडेंट? देखिए 3 to 5, 3 to 5 यानी हो गए 10। इसमें एक और बचता है जिसको हम बोलते हैं री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, री। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि री का जो निर्माण है उसमें कई स्वर यानी कि कई व्यंजन शामिल है। तो ये ध्यान रहे कि री र प्लस ई से मिल करके बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ग्रेस्प दिस पॉइंट। क्या कहा? री जो हिंदी वर्णमाला है, स्वर में आता है। इस वर्ण में दो ऑलरेडी, एक तो व्यंजन हो गया और दूसरा स्वर हो गया। यानी कि री एक ऐसा वर्ण है जो इसमें र और ई मिल करके इसका निर्माण करते हैं। अब आप परिभाषा को हमारे बारे में सोच रहे हो कि हमने कहा कि स्वर तो वो होते हैं जो बिना व्यंजन के सहायता के प्रयोग किए जाते हैं, तो फिर इसमें र कहाँ से आ गया? स्टूडेंट, ध्यान देने वाला विषय ये है कि यह री एक तरीके का एक्सेप्शन है और इसका प्रयोग केवल और केवल संस्कृत में होता है। तो हम लोग बाद के क्लासेस में इसको समझेंगे कि कितना तरीके से शब्द भंडार का निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको हम एक एक करके समझते रहेंगे। दूसरा देख लेते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन टोटल संख्या दिख रही है 41, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और एक और इसमें बीच में रह रहा है त वर्ग। तो कचट, तप,
यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा और आपको अच्छे से दिखे, त और प। तो फार्मूला क्या बना अभी याद हो जाएगा आपको, देखिए कैसे चुटकियों में याद होता है ट्रिक। चलिए यहाँ देख लीजिए, हमने लिखा है कि व्यंजन का ट्रिक है क च ट त प। अब देखिए स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको सामने से दिख रहा होगा, क च ट त प, 1 2 3 4 5। तो इसको बोलते हैं वर्ग। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, ये भी याद रखिएगा, पूछा गया है कि एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो 5। तो क, ख, ग, घ और अंग। तो ये हो गया 5 वर्ण। क वर्ग में 5 वर्ण है, इसी तरीके से 5 वर्ण यहाँ भी आ जाएंगे। तो 5 × 5 कितना हो गया, 25। उसके बाद देखें तो इसमें कुछ अंतस्थ व्यंजन होते हैं जिनकी कुल संख्या 4 है। दूसरा संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसमें इनकी भी संख्या अगर हम देखें तो 4 ही रहती है। तो 25 ये और 4 4 8, तो टोटल हो गया अभी 33 है। हमको लाना कितना है, 41। इसमें ऊष्म व्यंजन भी 4 जुड़े होते हैं, इसको आपको याद रखना है। ऊष्म व्यंजन इनकी भी संख्या 4 है, तो +4 और कर लीजिए। अब हो गया आपका टोटल 37। अभी भी इसमें 4 कम है, तो वो 4 कौन से हैं, एक एक करके हम देखते हैं। पहले प्रश्नों को आपको पुनरावृत्ति कर दें कि स्वर और व्यंजन 2 भाग में वर्ण को बांटा गया है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वर्णों की संख्या व्यंजन के तहत 41 है, जबकि स्वरों के तहत कुल व्यंजनों की संख्या 11 है। 11 में कौन कौन से हैं वो हमने आपको देखा। फिर व्यंजन में 41 कौन कौन से हैं, तो ये भी हमने देखा। ये 5 वर्ग हमने तैयार किया। 25 ऊष्म व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होगा, अभी हम अपने इस नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। यहाँ आपको बस इतना समझना है कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। हम फिर नेक्स्ट क्लास में आपको अगले लेक्चर में हम इन सारी चीज़ों को दर्शाएंगे। धन्यवाद।